जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। यूपीटीसीटी सीरीज़ हमारी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, जो सिलेक्शन सीरीज़ हमने चलाई थी, आज उसका पार्ट 2 हमारा होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे कि ये पूरी सिलेबस वाइज चल रही है। स्टार्टिंग में सिलेबस के किन की पॉइंट्स के बिहाफ पे क्वेश्चन बने हैं उनको देख लेते हैं। उससे पहले जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। खासकर यूपीटीसीटी की प्रिपरेशन करने वाले मेरे भाई बंधु, मेरी प्यारी बहनों। ओके, चलिए आज की डेट में हम जो टॉपिक कवर करेंगे साथियों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूपीटीसीटी सिलेबस, पहला टॉपिक हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन मेथड सुपरविजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फिर मीनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उससे भी आप क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंस एंड गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है, गाइडेंस प्रिंसिपल है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फैसिलिटीज़ एंड लेवल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन का क्या लेवल होना चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, फाइनेंस एंड बजट, कंपटीशन एंड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास भी लेकर आऊँगा। कंपटीशन एंड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की बेहतरीन मैराथन क्लास, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लास रहेगी वो। ओके, तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज का आपका पहला सवाल आपके सामने है। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है, पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। नेतृत्व गुणों का विकास, आलस्य को बढ़ावा देना, टीम वर्क को बढ़ावा देना या शारीरिक फिटनेस को सुधारना। डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, प्रमोटिंग लेजीनेस, इन्हांसिंग टीम वर्क और इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को आयोजित करने का इनमें से उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना। फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल भाई, देखो फिजिकल एजुकेशन कार्यक्रम जो होता है उसका मेन इंपॉर्टेंस तो होता है भाई नेतृत्व के गुणों का विकास करना। बिल्कुल, आपकी लीडरशिप अच्छी हो तो उसका डेवलपमेंट करता है। टीम वर्क को बढ़ावा देना, आपस में कैसे मिलकर खेलना, उसको बढ़ावा भी देता है। शारीरिक फिटनेस को भी सुधारता है फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम, लेकिन आलस को नहीं बढ़ाता है। आलस को बढ़ावा देना ये फिजिकल एजुकेशन का कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करता है कौन? बेहतर सुरक्षा उपाय, या मतलब जो प्रभावी पर्यवेक्षण होता है वो क्या सुनिश्चित करता है? बेहतर सुरक्षा उपाय, खेलों में बढ़ी हुई रुचि, छात्रों की अधिक भागीदारी या उपरोक्त में सभी। Effective supervision in physical education ensures better safety measures, increased interest in sports, higher participation of students and all of the above। चलिए बताइए, एक important question है, शारीरिक शिक्षा में प्रभावी पर्यवेक्षण जो होता है वो इनमें से क्या सुनिश्चित करता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के आंसर आने चाहिए दूसरे के। क्या होगा भाई, एक फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर देखें जो सुपरविज़न होता है वो क्या प्रभावी करते हैं कि इफेक्टिव सुपरविज़न, भाई बिल्कुल वो आपकी बेटर सेफ्टी के जो उपाय होते हैं उसको बेहतर करता है। खेलों में जो रुचि होती है, उस बढ़ी हुई रुचि होती है, फिर छात्रों की भागीदारी अधिक से अधिक हो सके। ठीक है, यानी कि उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षक की भूमिका क्या है साथियों? पर्यवेक्षक की भूमिका, ठीक है, केवल अनुशासन लागू करना,
निरीक्षण, मार्गदर्शन और मूल्यांकन करना, बजट प्रबंधन करना, या फिर शिक्षक को बदल डालना। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सुपरवाइजर इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में सुपरवाइजर का क्या रोल होगा? टू ओनली एनफोर्स डिसिप्लिन, टू ऑब्जर्व, गाइड एंड इवेल्युएट, टू मैनेज बजट एंड टू रिप्लेस द टीचर। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड? सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। निरीक्षण, मार्गदर्शन और मूल्यांकन करना। ठीक है, टू ऑब्जर्व, गाइड एंड इवेल्युएट। शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण या सुपरवाइजर की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? वो जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसका निरीक्षण करे, उसमें मार्गदर्शन करे, साथ ही उसको इवेल्युएट भी करे किस लेवल का कार्यक्रम है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसी क्वेश्चन आपको जो टॉपिक्स मैंने अभी स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, शारीरिक शिक्षा को संगठित करने का एक मुख्य सिद्धांत कौन सा है? फिजिकल एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करने का मेन सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है साथियों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल एजुकेशन? एक रूपता, अनुकूलनशीलता, कठोरता, विशिष्टता, यूनिफॉर्मिटी, अडेप्टेबिलिटी, रिजिडिटी और एक्सक्लूसिवनेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? फटाफट से बताएंगे चौथे सवाल का करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। ठीक है, शारीरिक शिक्षा को संगठित करने का एक मुख्य सिद्धांत है आपका अडेप्टेबिलिटी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, एक मिनट, कुछ व्यवधान हैं उनको क्लियर किया जाए। चलिए, चौथा हो गया, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा में उपाय की जाने वाली विधियों का उपयोग की जाने वाली विधियों का मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? जो सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू इवेल्युएट द मेथड्स यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन? ओके, भविष्य के कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए, कमजोरियों की पहचान करने के लिए, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, या फिर सभी के सभी? टू इम्प्रूव फ्यूचर programs to identify the weakness and to ensure effectiveness and all of the above। बताइए, शारीरिक शिक्षा में उपयोग की जाने वाली जो विधियां हैं उनका मूल्यांकन आखिर क्यों ज़रूरी है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, ये सभी के सभी भाई फ्यूचर में जो कार्यक्रम होंगे उनको बेहतर बनाने के लिए उनका मूल्यांकन ज़रूरी है। जो कमज़ोर होगा उसकी पहचान करने के लिए ज़रूरी है। प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंट है, महत्ता है। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल आपसे क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा में संगठन का मुख्य ध्यान किस पर है? ठीक है, व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन प्राइमरीली फोकस ऑन? फिजिकल एजुकेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फोकस कहाँ पे होता है? गतिविधियों की योजना बनाना और लागू करना, इस पर? छात्रों को दंडित करना, पनिशमेंट देना, उस पर? भागीदारी को कम करने के लिए, या फिर संसाधनों को सीमित करने के लिए? चलिए बताइए। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़, पनिशिंग स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग पार्टिसिपेशन एंड लिमिटिंग रिसोर्सेस। सो क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा? बिल्कुल, गतिविधियों की योजना बनाना और उनको लागू करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा में जो संगठन का मेन फोकस होता है वो होता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़, गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन शारीरिक शिक्षा में प्रशासन का तत्व नहीं है? ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा तत्व नहीं है साथियों? समय प्रबंधन, प्रेरणा, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, संसाधन, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, पर्सनल बायस या फिर रिसोर्स एलोकेशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। पर्सनल बायस, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एलिमेंट नहीं है। बाकी आपका समय प्रबंधन हो गया, मोटिवेशन हो गया, संसाधन का आवंटन हो गया, ये आपके फिजिकल एजुकेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा में प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? ठीक है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन, सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, छात्रों की आवश्यकताओं की अनदेखी करना, अतिरिक्त गतिविधियां रद्द कर देना या फिर केवल वित्त का प्रबंध करना। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, इग्नोरिंग स्टूडेंट्स नीड, कैंसलिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड ओनली मैनेजिंग फाइनेंसेस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी क्या होगी साथियों उसमें? क्वेश्चन नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी और डी। ठीक है, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज, जो भी सुविधाएं हैं वो अच्छे से उपलब्ध हो सके, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिकल एजुकेशन के अंदर निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा में प्रभावी संगठन सुधार करता है, कार्यक्रम का निष्पादन, शिक्षक छात्र संवाद, समग्र छात्र विकास या फिर उपरोक्त सभी। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन फिजिकल एजुकेशन इंप्रूव, जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है फिजिकल एजुकेशन का वो क्या इंप्रूव करता है? ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को इंप्रूव करता है, ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट को इंप्रूव करता है या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। सभी के सभी ये तीनों ही चीज़ों को बढ़ाने का, इंप्रूव करने का, इन्हांस करने का काम एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल एजुकेशन के अंदर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 10वां सवाल क्या कह रहा है साथियों? शारीरिक शिक्षा में प्रशासन में कौन सा पहलू शामिल नहीं है? कौन सा पहलू शामिल नहीं है? सामुदायिक कार्यों का आयोजन, समय सारिणी बनाना, पर्याप्त कर्मचारियों को सुनिश्चित करना, कक्षा की वर्दी डिजाइन करना। ठीक है, विच एस्पेक्ट्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन? ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी फंक्शंस, प्रिपेयरिंग टाइम टेबल्स, ensuring adequate स्टाफ और डिजाइनिंग क्लास यूनिफॉर्म्स। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। कक्षा की वर्दी डिजाइन करना, ठीक है, ये शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का पहलू नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी ग्रुप्स में जो कार्य होते हैं उनको आयोजन करना, टाइम टेबल बनाना, जो भी कर्मचारी हैं उनको सुनिश्चित करना कि वो अपना काम मतलब उनकी जगह पे उनको सही तरीके से सेट करना, ये सारी चीज़ें होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, बट वर्दी डिज़ाइन करना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक शिक्षा का महत्व नहीं है? फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? नेतृत्व कौशल का विकास, अस्वास्थ्यकर आदतों को बढ़ावा देना, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना या फिर सामाजिक संबंधों का निर्धारण करना। डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, प्रमोटिंग अनहेल्दी हैबिट्स, इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ, बिल्डिंग सोशल रिलेशनशिप। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन शारीरिक शिक्षा का महत्व नहीं है? तो
लीडरशिप क्वालिटी को स्किल करना ये तो है, ठीक है। इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, आपकी मानसिक स्वास्थ्य को भी फिजिकल एजुकेशन इंप्रूव करता है, बढ़ावा देता है, और आपकी सोशल रिलेशनशिप को भी बिल्ड करता है, अनहेल्दी हैबिट्स को प्रमोट नहीं करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का, ऑप्शन बी, अस्वास्थ्यकर आदतों को बढ़ावा देना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन आपसे साथियों, शारीरिक शिक्षा का सबसे आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ठीक है, सबसे ज़्यादा एसेंशियल गाइडिंग प्रिंसिपल फिजिकल एजुकेशन का क्या है? सुरक्षा और संरक्षा, समान भागीदारी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन या उपरोक्त सभी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन, अडेप्टिंग टू इंडिविजुअल नीड्स और ऑल ऑफ द अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल ये सभी के सभी, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा किसके विकास में मदद करती है? सामाजिक अनुकूलता, भावनात्मक अनुकूलता, भावनात्मक नियंत्रण या उपरोक्त सभी। फिजिकल एजुकेशन इज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, शारीरिक शिक्षा किसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है? मोटर स्किल्स, सोशल अडेप्टेबिलिटी, इमोशनल कंट्रोल और ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल उपरोक्त सभी। आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इन सभी चीज़ों को क्या करती है? फिजिकल एजुकेशन उसके डेवलपमेंट में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 14, शारीरिक शिक्षा में कर के सीखना का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन फिजिकल एजुकेशन फोकस ऑन, सैद्धांतिक ज्ञान पे, व्यवहारिक अनुभव पे, याद करने पे या उपरोक्त में से कोई नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, मेमोराइजेशन या नन ऑफ द अबव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग किससे रिलेटेड है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी होती, करके सीखना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा समग्र विकास पर जोर देती है, इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? समग्र विकास पे जोर देती है ना फिजिकल एजुकेशन, एक इंसान का, एक छात्र का, एक स्टूडेंट का, उसकी होल डेवलपमेंट पे काम करती। तो फिजिकल एजुकेशन emphasizes holistic development which domain is not included? फिजिकल, कॉग्निटिव, फाइनेंशियल, इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, वित्तीय और भावनात्मक। चलो बताइए कि आसान सा सवाल है लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या होगा सही जवाब? ऐसे सवाल आपको यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन के 2025 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। बताइए क्या होगा? भाई फाइनेंशियल डेवलपमेंट थोड़ी करता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल, इमोशनल और भी चीज़ है, ठीक है। नैतिक विकास भी करता है आपको। बास्केटबॉल कोर्ट का आदर्श आकार क्या है भैया बताओ? आकार बोले तो इसकी मेजरमेंट, जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछी है यहाँ पर। 28 × 15 मीटर, 30 × 18 मीटर, 20 × 10 मीटर या फिर 25 × 12 मीटर। व्हाट इज द आइडियल साइज ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा भैया? 28 × 15 मीटर है, बिल्कुल। अगर आप जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ, 28 × 15 मीटर। और बास्केटबॉल, चलो बताओ, फादर ऑफ बास्केटबॉल किसे कहते हैं? फादर ऑफ बास्केटबॉल कौन? क्या बताया था कल? डॉक्टर जेम्स ने स्मिथ। किस देश से शुरुआत हुई इस खेल की? अमेरिका। कब हुई भैया? कब हुई? 1885। कमेंट करके बताइएगा कब हुई, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन लैबोरेटरी? फिजिकल एजुकेशन की लैब का मेन पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है? खेल सामग्री का भंडारण करना, अनुसंधान और परीक्षण करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, हाँ, स्टोरिंग स्पोर्ट्स मटेरियल्स, कंडक्टिंग रिसर्च एंड टेस्ट, ट्रेनिंग स्टाफ, होस्टिंग कल्चरल प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब 17वें क्वेश्चन का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है, कंडक्टिंग रिसर्च एंड टेस्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम, 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भैया? 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा की बुनियादी सुविधा नहीं है? ये नहीं है वाला ना क्या करता है, इस लुटिया को डुबो देता है। अक्सर यहाँ तक पढ़ लेते हैं शारीरिक शिक्षा की बुनियादी सुविधा, अरे वाह, बिल्कुल खेल मैदान होना चाहिए, व्यायामशाला होना चाहिए, टिक मार के चले आते। क्या पूछा है? नहीं है। खेल मैदान तो होना चाहिए, व्यायामशाला होना चाहिए, उपकरण भंडारण कक्ष होना चाहिए, यानी गेम्स के सामान वगैरह रख से, क्या नहीं होनी चाहिए? अरे बुनियादी शिक्षा में कैंटीन की क्या जरूरत है, समोसा खिलाएंगे का? फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फैसिलिटी फॉर फिजिकल एजुकेशन, दैट इज कैंटीन। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यायामशाला का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंडोर गेम्स, खेल के लिए, सैद्धांतिक पाठ पढ़ाने के लिए, परीक्षा आयोजित करने के लिए, पुस्तकों का भंडारण करने के लिए। ए जिम्नेजियम इज primarily used for indoor sports, teaching theoretical lessons, conducting examination और storing books। एक आसान सवाल है, चलिए बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए इसमें। क्या होगा? बिल्कुल, इंडोर एक्टिविटीज़ या इंडोर स्पोर्ट्स के लिए हम जिम्नेजियम का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेल सुविधाओं को बनाए रखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? नियमित सफाई, उचित उपयोग, समय पर मरम्मत, या सभी की सभी। विच फैक्टर इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज? रेगुलर क्लीनिंग, प्रॉपर यूसेज, टाइमली रिपेयर्स, ऑल ऑफ दी अबव। चलो तुम लोग बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? सभी। एक खेल की सुविधाओं को अच्छा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इसमें से क्या क्या ज़रूरी है? साफ सफाई बढ़िया से होनी चाहिए, सही से यूज़ होना चाहिए चीज़ों का, समय पर मरम्मत होनी चाहिए ग्राउंड वगैरह की। सभी के सभी सही होंगे? बिल्कुल, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ 21, समय सारिणी तैयार करने में सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है जब टाइम टेबल तैयार करते हैं? छात्रों की संख्या, मौसम की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता, या उपरोक्त सभी? विच फैक्टर अफेक्ट्स द प्रिपरेशन ऑफ द टाइम टेबल मोस्ट? स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वेदर कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई टाइम टेबल निर्धारित करना तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि एक क्लास में कितने बच्चे, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, कैसा, वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। चटक दोपहरी निकली है, लैया ग्राउंड में बच्चों खड़ा करा दियो, टन टन बेहोश होने लगे गर्मी से, तो उसी हिसाब से टाइम टेबल शेड्यूल करना होता है। और जो क्या क्या संसाधन उपलब्ध है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा अवधि का आदर्श समय अवधि क्या है? ठीक है, व्हाट इज द आइडियल टाइम ड्यूरेशन फॉर अ फिजिकल एजुकेशन पीरियड? एक फिजिकल एजुकेशन पीरियड के लिए कितना टाइम होना चाहिए क्लास के लिए? 20 से 30 मिनट, 30 से 45 मिनट, 50 से 60 मिनट, या 10 से 15 मिनट? चलो बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? एक आइडियल टाइम लिमिट जो होती है 30 to 45 मिनट्स की होती है। 30 से 45 मिनट की क्लास एक फिजिकल एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक शिक्षा के बजट में
एक महत्वपूर्ण घटक क्या है इनमें से? खेल उपकरण, रख रखाव, कर्मचारी वेतन या उपरोक्त सभी? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? भाई बजट में खेल उपकरण भी होना चाहिए, उसके रख रखाव का भी बजट होना चाहिए, कर्मचारियों का वेतन भी होना चाहिए, यानी कि सभी के सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल, एक अच्छी तरह से तैयार समय सारिणी किसमें मदद करती है? अ वेल प्रिपेयर्ड टाइम टेबल हेल्प्स इन, संसाधनों के कुशल उपयोग में, बेहतर छात्र भागीदारी में, अनुशासन बनाए रखने में या उपरोक्त सभी में? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा सही जवाब? सभी में, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वित्त का स्रोत कौन सा नहीं है साथियों? ठीक है, सरकारी अनुदान, छात्र शुल्क, खेल आयोजन टिकट बिक्री, शिक्षकों की व्यक्तिगत बचत। विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, गवर्निंग ग्रांट, स्टूडेंट फीस, स्पोर्ट्स इवेंट टिकट सेल्स, पर्सनल सेविंग्स ऑफ टीचर। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा इसका सही जवाब? भाई क्या पूछा है? नहीं है ना, वित्त के लिए, बजट के लिए कौन सा सोर्स नहीं है? पर्सनल सेविंग्स ऑफ द टीचर्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी बजट के लिए, वित्त के लिए ऊपर के तीनों ABC होने चाहिए। 26, खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? प्रतिभा की पहचान करना, प्रतिभा की, 2 बार हो गया क्या, कोई बात नहीं। टीम वर्क को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी? टू आइडेंटिफाई टैलेंट, टू बिल्ड टीम वर्क, टू प्रमोट डिसिप्लिन, अनुशासन को बढ़ावा देना, कर लेना ऐड इसमें। इंग्लिश वाले ऑप्शंस देख लेना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भाई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना ये भी खेल प्रतियोगिता का महत्व है, टीम वर्क को बिल्ड करना ये भी है, डिसिप्लिन को प्रमोट करना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 27, लीग प्रणाली में मैच कैसे खेले जाते हैं? ठीक है, नॉकआउट के आधार पर, राउंड रॉबिन के प्रारूप में, सडन डेथ में या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। इन लीग सिस्टम हाउ आर मैचेस प्लेड? नॉकआउट बेसिस, राउंड रॉबिन फॉर्मेट, सडन डेथ और नॉन ऑफ दी अबव? चलिए बताइए, लीग प्रणाली में क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही है, राउंड रॉबिन प्रारूप में। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम ही होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, इंट्राम्यूरल का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज इंट्राम्यूरल मीन? स्कूल के भीतर की गतिविधियां, स्कूल के बाहर की गतिविधियां, राष्ट्रीय खेल या पेशेवर खेल? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? इंट्राम्यूरल, यहीं से ध्यान ले लीजिए। इन मतलब क्या होता है? अंदर, यानी स्कूल के भीतर की गतिविधियां। ऑप्शन ए, स्कूल के अंदर और स्कूल के बच्चों के बीच में ही जो टूर्नामेंट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, चाहे वो कबड्डी, फुटबॉल, कोई भी गेम आप कराते हो, वह इंट्राम्यूरल कंपटीशन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी प्रतियोगिता विभिन्न स्कूलों के बीच आयोजित की जाती है? अलग अलग स्कूलों के बीच में। इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, मनोरंजनात्मक या पेशेवर? बताइए। अब इंट्राम्यूरल तो स्कूल के अंदर के बच्चों में हो गया, और एक्स्ट्रा म्यूरल जो होता है वो अलग अलग स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन कराए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है साथियों? टीम के हारने के बाद, एक टीम जब हार जाती तो बाहर हो जाती, सभी टीमों को एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। टीमें तब तक खेलती हैं जब तक विजेता सहमत ना हो जाए कि हाँ हम जीत गए हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है? व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। इस प्रकार के टूर्नामेंट पे जब एक टीम एक भी मैच हार जाए तो वो टूर्नामेंट से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। इसमें भी सिंगल एलिमिनेशन और डबल एलिमिनेशन होते हैं। छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का मुख्य लाभ क्या है? आत्मविश्वास का निर्माण, अनुशासन सीखना, टीम वर्क में सुधार या उपरोक्त में सभी? चलिए बताइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 31, क्या होगा सही जवाब? स्टूडेंट्स के लिए खेल प्रतियोगिताओं का मेन लाभ क्या है?
बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, लर्निंग डिसिप्लिन, इंप्रूविंग टीम वर्क। भाई तीनों के तीनों ही होने चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल दिवस समारोह का उद्देश्य क्या है? छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करना, फिटनेस और टीम वर्क को बढ़ावा देना, खेल प्रतिभा की पहचान करना, या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 32। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, ये भी सही है। फिटनेस और टीम वर्क को बढ़ावा देना, प्रतिभा की पहचान करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, मेहनत बहुत लग रही है। चैनल को, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही जो इस चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा क्लिक करना है आपको ज्वाइन बटन पर। ओके, चलिए, किस प्रकार के टूर्नामेंट में हार के बाद टीम बाहर हो जाती है? जब कोई टीम मैच हार जाती है तो वो बाहर हो जाती है। लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट? विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट एलिमिनेट्स अ टीम आफ्टर सिंगल लॉस? एक भी मैच हारी तो वो बाहर हो जाएगी। अभी बताया था क्या होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट। ऑप्शन बी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, नॉकआउट टूर्नामेंट की मुख्य कमी क्या है पूछा है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, मेन ड्रॉबैक क्या है? इसे पूरा करने में अधिक समय लगता है, टीमों को सीमित अवसर मिलते हैं, इसे आयोजित करना अधिक महंगा होता है, इसमें प्रतिस्पर्धा की कमी होती है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉकआउट टूर्नामेंट की मुख्य कमी क्या है साथियों? क्या कमी है भाई? टीमों को कम अवसर मिलते हैं, एक बार हार गई तो बाहर हो गए, दोबारा खेलने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए टीमों को सीमित अवसर मिलते हैं, यही इसकी कमी है। अगला, कौन सा टूर्नामेंट प्रारूप प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के खिलाफ खेलने की अनुमति देता है? यानी एक टीम सभी टीमों के साथ मैच खेलेगी, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। वो कौन सा टूर्नामेंट है? लीग टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, संयोजन टूर्नामेंट है, या चैलेंज टूर्नामेंट है? बताइए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, आप ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है। लीग टूर्नामेंट, जिसे हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक है, बर्गर टूर्नामेंट भी आई थिंक कहते हैं क्या इसको? कमेंट करके बताइएगा। बर्गर टूर्नामेंट शायद में भी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या गणना करने का सूत्र क्या है? अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? n इंटू n माइनस वन, n/2 या 2n-1? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो 36वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताएंगे फटाफट। क्या होगा? बिल्कुल, अगर आपको मैच की संख्या निकालनी तो फॉर्मूला लगाना है n-1। सपोज दैट 30 टीमें हैं, इनके बीच में नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम कितनी हो गई? 30, यानी n बराबर कितना हो गया? 30। तो टीम की संख्या निकालने के लिए क्या किया? n-1, यानी 30-1, टोटल कितने मैच खेले जाएंगे भैया? इन 30 टीमों के बीच में 29 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल, कहाँ गए हो ठाकुर? आओ। लीग टूर्नामेंट का मुख्य लाभ क्या है? मेन फायदा क्या है लीग टूर्नामेंट का? सभी टीमों को समान अवसर मिलते हैं, इसमें कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसे जल्दी आयोजित किया जा सकता है, या केवल छोटे आयोजनों के लिए उपयुक्त है? चलिए बताइए, इसका मेन बेनिफिट क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका मेन फायदा यही है कि इसमें सभी को समान अवसर मिल जाता, सभी को सभी के साथ एक एक मैच खेलने का मौका मिल जाता है, चाहे जितनी भी टीमें हों। लेकिन अब इसमें कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लीग टूर्नामेंट में। ये जल्दी खत्म हो जाता है? नहीं, ये बहुत लंबा चलता है टूर्नामेंट। जब सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी तो लंबा नहीं चलेगा, है ना। और छोटे आयोजन के लिए होता है? नहीं, ये बड़े आयोजन के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, लार्ज स्केल पे, अब ज़्यादा टीमें हो जाए। अगला 38 या कम टीमें रहे, कौन सा टूर्नामेंट प्रारूप लीग और नॉकआउट दोनों का मिश्रण होता है? ठीक है, जो लीग भी हो और उसमें लीग की तरीके से भी खेला जाए, नॉकआउट की तरीके से भी। राउंड रॉबिन, संयोजन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, उन्मूलन टूर्नामेंट? विच टूर्नामेंट फॉर्मेट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ लीग एंड नॉकआउट टूर्नामेंट? राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन, चैलेंज और एलिमिनेशन? बताइए क्या होगा सही जवाब?
बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल सही हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को हम लीग और नॉकआउट दोनों को कंबाइन करके जान सकते हैं। चलिए अगला सवाल, एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिता में या प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है भैया? अंतर विद्यालय या अंतर महाविद्यालय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सामुदायिक स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, सामाजिक संपर्क कौशल का विकास करना, ये उपरोक्त सभी। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या होगा सही जवाब? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशंस? अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 40वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? टूर्नामेंट प्रारूप तय करने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? टीमों की संख्या, उपलब्ध समय संसाधन, टूर्नामेंट का उद्देश्य, उपरोक्त सभी। विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग द टूर्नामेंट फॉर्मेट? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? भाई टीम की संख्या तो होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा हमें किस तरीके का टूर्नामेंट खिलाना है, लीग खिलाना है, नॉकआउट खिलाना है, चैलेंज खिलाना है, कॉम्बिनेशन खिलाना है, क्या खिलाना है। समय और सामान जो जो चाहिए होगा वो भी हमारे पास होना चाहिए, और किस लिए टूर्नामेंट करा रहे हो ये भी पता होना चाहिए। फर्जी तो नहीं करा रहे हो, पैसे के लिए तो नहीं करा रहे हो। ठीक है, सभी के सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 10 टीमों में राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे? यानी लीग टूर्नामेंट में अगर 10 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? 45, 50, 90, 55। अभी जो बताया था फॉर्मूला वो था किसके लिए? नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए था। अब जो पूछ रहा है वो लीग टूर्नामेंट का पूछ रहा है। n-1 जो होता है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में मैच की संख्या निकालने का होता है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अगर जाते हैं ऑप्शन ए के साथ 45 मैच। देखिए कैसे निकलेंगे 45 मैच। फॉर्मूला क्या होता है जब लीग, अगर आपसे नॉकआउट टूर्नामेंट का पूछे तो क्या होगा? n-1 फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मैचेस निकल जाएंगे। लीग का पूछ लेगा तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू n-1/2 लगा दो। कितने मैच पूछे थे? 10, तो n बराबर कितना हो गया? 10। अब इस फॉर्मूले पर रख दो, यानी 10 गुणे 10 - 1/2 कितना हो गया? 10 गुणे 9/2, 10 9 90/2 कितना हो गया? 45। ऑप्शन ए पीछे करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल आपसे 110% या 200% पूछे जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार का टूर्नामेंट तब उपयुक्त होता है जब समय सीमित हो, जब टाइम कम हो, तो कैसा टूर्नामेंट खेलना चाहिए? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, संयोजन टूर्नामेंट या फिर चैलेंज टूर्नामेंट? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल जब समय कम हो तो हमें नॉकआउट प्रकार का टूर्नामेंट खेलना चाहिए या आयोजित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार का टूर्नामेंट सभी प्रतिभागी टीमों को अधिकतम अवसर प्रदान करता है? जितनी भी टीमें हो ज़्यादा से ज़्यादा उनको चांस देता है खेलने के लिए। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, संयोजन टूर्नामेंट या फिर सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्रतिभागी टीमों को अधिकतम अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीग टूर्नामेंट। ओके, अगला सवाल, टूर्नामेंट में बाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा सवाल आपसे ये। ठीक है, बाई क्या है? अगले चरण में सीधे प्रवेश, टीमों द्वारा खेला गया अतिरिक्त मैच, टाई ब्रेकर मैच या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए। बाई किसे कहते हैं टूर्नामेंट के अंदर? किसे कहते हैं भैया बाई? अगले चरण में डायरेक्ट प्रवेश करने के लिए। ठीक है, वहाँ पर बाई दे दी जाती है, यानी वो एक टीम जिसको बाई मिलेगी वो पहले राउंड में ना खेल करके अगले राउंड में खेलेगा। पहले राउंड में वो विजेता मान लिया जाएगा, उसको बाई देके अगले राउंड में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट प्रमोशन टू द नेक्स्ट राउंड। अगला सवाल, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई की संख्या कैसे निकाली जाती है? फॉर्मूला पूछा है आपसे। अगर नॉकआउट प्रकार का टूर्नामेंट है तो बाई कैसे निकालेंगे? टोटल टीम्स डिवाइडेड बाई 2, टोटल टीम्स माइनस नेक्स्ट की पावर ऑफ 2, नेक्स्ट की पावर ऑफ 2
टोटल माइनस टोटल टीम्स और 2 प्लस टोटल टीम्स। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? बाईस। नॉकआउट टूर्नामेंट में 22 अगर में निकालना है, टोटल टीम्स डिवाइडेड बाय 2, नो, नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस टोटल टीम्स, यही होना चाहिए। तो जैसे सपोज दैट 10 टीमें थी, है ना, एक सेकेंड, 10 टीमें हैं, इसमें मैं 11 टीमें हैं मान लो, नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है, इनमें 22 देनी है। तो नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 कैसे लेते हैं? 2 दूनी 4, ठीक है, 4 चौक 16, ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे। तो हमें देखना है जो नंबर ऑफ टीम्स कितनी दी है, 11, तो 11 किस में आ रहा है? 16 के अंदर आ रहा है। तो 16 माइनस 11 कितना हो गया? 5 22 दी जाएंगी, ठीक है। और फिर अपर हाफ में हो जाएगा आपका 4, हाँ ठीक, ऐसे ही निकलेगा, ओके, 5 22, ठीक। नेक्स्ट की पावर ऑफ 2 माइनस टोटल टीम्स, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, टूर्नामेंट में सीडिंग क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडिंग भैया क्या है, पूछ लेता है। पिछले प्रदर्शन के आधार पर टीमों को रैंक करने की विधि, कमजोर टीम को 22 दे देना, ड्रॉ में टीमों को यादृच्छिक स्थान देना अपनी इच्छा से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चल बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सीडिंग कब दी जाती है? जब पिछले टूर्नामेंट में, पहले जो टूर्नामेंट हुआ होगा उस टूर्नामेंट पे जो टॉप पे टीम रही होगी, बढ़िया प्रदर्शन किया होगा, उसको सीडिंग दे दी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, टूर्नामेंट में सीडिंग का उद्देश्य क्या है? मजबूत टीमों को जल्दी प्रतिस्पर्धा से रोकना, कमजोर टीमों को लाभ देना, मैचों की संख्या कम करना और कमजोर टीमों को जल्दी बाहर करना। क्या होता है इसका मेन उद्देश्य? मजबूत टीम को जल्दी प्रतिस्पर्धा से रोकना। एक स्ट्रॉन्ग टीम अगर शुरू में ही खिला दिया आपने और मान लो हार गई, तो टूर्नामेंट का मजा खत्म हो जाएगा, इसलिए उनको सीडिंग दे दी जाती है। वो अगले राउंड में खेलते हैं ताकि कुछ दिन तक वो गेम या टूर्नामेंट कुछ देर तक थोड़ा रोमांचकारी तरीके से चलता रहे, ओके। आज का आखिरी सवाल 7 करोड़ के लिए, चलिए इसका आंसर आप सभी देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रकार के टूर्नामेंट में सीडिंग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज सीडिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और फिर अदर चैलेंज टूर्नामेंट। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, आप सभी के आंसर्स भी आएंगे। सो ये थी हमारी आज की सेकेंड क्लास फिजिकल एजुकेशन की, जिसको हम UPTCT के लिए स्पेशल सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं। ये भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, ओके। सो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर परचेज करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।